हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। आइए हम आज चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी मतलब उसके ऊपर कुछ प्रश्नों को देखेंगे। बिल्कुल दोस्त, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना, आपको परीक्षा में इनसे बहुत सुविधा मिलेगी। तो देर न करते हुए फटाफट वीडियो पर चलते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि क्लोस्ट्रोफोबिया संलग्न स्थानों का एक डर है, इसका एक उदाहरण है। कौन कौन सा हो सकता है? वैश्विक विकास में देरी, जुनूनी बाध्यकारी विकार, तनाव विकार, ऑटिज्म। तो इसका आंसर आएगा तनाव विकार। क्या आंसर आएगा? तनाव विकार। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न, स्वानुभाविक शोध प्रणाली में बच्चे समाधान तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार के संभावित नियम अथवा विचार की सहायता ले सकते हैं। इस नियम को कहा जाता है, इस नियम को क्या कहा जाता है? अनुभव सिद्ध नियम, रूल ऑफ थंब। क्या कहा जाता है? अनुभव सिद्ध नियम, रूल ऑफ थंब, विभेदित नियम, अनुकरण नियम, संज्ञात्मक नियम। तो इसका हमारा आंसर पहला वाला रहेगा, अनुभव सिद्ध नियम, रूल ऑफ थंब। अगला प्रश्न, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रणाली का चरण नहीं है? वैज्ञानिक प्रणाली का चरण नहीं है। प्रयोग है, साक्षात्कार है, पूर्वानुमान है और अवलोकन है। तो इसका आंसर आ जाएगा साक्षात्कार। क्या आंसर आ जाएगा? साक्षात्कार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, जीन पियाजी के अनुसार के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होते हैं। कौन सा होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कि औपचारिक संक्रिया अवस्था में, कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी प्रेरक सेंसरी मोटर अवस्था में। तो इसका आंसर आ जाएगा दूसरा वाला, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। पांचवा प्रश्न देखते हैं हम। एक स्वनिर्देशित अधिगम प्रक्रिया व्यक्तिगत, सामूहिक और संगठनात्मक अधिगम और विकास की सुविधा हेतु निसंदेह सबसे शक्तिशाली मॉडल है। इसका मतलब है कि अधिगम करता क्या हो सकता है? दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, कि अधिगम की जिम्मेदारी लेता है और लक्ष्योन्मुखी बनाता है, अच्छा परिणाम प्राप्त करता है, अधिगम का आनंद ले रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा पहला वाला, कि अधिगम की जिम्मेदारी लेता है और लक्ष्योन्मुखी बनाता है। पहला वाला आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा छठवां प्रश्न, मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में बच्चे को शर्म और संदेह महसूस होता है? तो वो प्री स्कूल वाला ऑप्शन है, कि किशोरावस्था में होता है, कि स्कूल आयु में होता है, कि शुरुआती बाल्यकाल में होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा प्री स्कूल अवस्था में होता है उसको शर्म महसूस। अगला देखते हैं सातवां प्रश्न। दोस्तों, सातवां प्रश्न है हमारा, उचित यौन शिक्षा अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए। बाल्यकाल में मिल जानी चाहिए, किशोरावस्था मिल जानी चाहिए, वयस्क अवस्था मिल जानी चाहिए, प्रारंभिक बाल्यकाल अवस्था मिल जानी चाहिए। तो इसका आंसर जनरली सभी को मालूम है, किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था में हमको सभी शिक्षा जानकारी मिल जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण अवधि की परिकल्पना। प्रश्न है हमारा, महत्वपूर्ण अवधि की परिकल्पना के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। किसके द्वारा? हेलेन केल्लर के द्वारा, नाम चॉम्स्की द्वारा, ब्लूमफील्ड्स के द्वारा, एरिक लेनबर्ग के द्वारा। तो इसका आंसर होगा हमारा एरिक लेनबर्ग के द्वारा। क्या आंसर होगा? एरिक लेनबर्ग के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा नवा प्रश्न, बुद्धि लब्धि, IQ मतलब बुद्धि लब्धि की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है? थियोडोर साइमन को दिया जाता है, कि स्पीयरमैन को दिया जाता है, अल्फ्रेड बिने को दिया जाता है, विलियम स्टर्न को दिया जाता है। तो इसका श्रेय किसे दिया जाता है? विलियम स्टर्न को। किसको दिया जाता है? विलियम स्टर्न को। चौथा आंसर होगा हमारा। ठीक है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है। यह किसके माध्यम से होता है? अवशोषण और समंजन मतलब एकोमोडेशन, संप्राप्ति और स्वतः सहसंबंध, आत्मसात्करण और समंजन एकोमोडेशन, और आत्मसात्करण और पर्यानुकूलन।
तो इसका आ जाएगा हमारा आत्मसात्करण और समंजन, तीसरे वाला आंसर आ जाएगा। अगला है हमारा अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार वह प्रक्रिया जो सूचना के अधिग्रहण, संगठन और उपयोग में शामिल होती है उसे क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं, पहला ऑप्शन है संज्ञात्मक, प्रभावी, स्वनियम, नियमन और प्रेरणा। तो आंसर आ जाएगा स्वनियमन, तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 12वां प्रश्न, संरक्षण को कौन सा सिद्धांत किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित है? संरक्षण का कौन सा सिद्धांत किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर निर्भर है? तो वजन है कि क्षेत्रफल है कि द्रव्यमान है कि लंबाई है? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा आ जाएगा द्रव्यमान, क्योंकि वो मौजूदा वजन पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा द्रव्यमान, तीसरा वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, अहम क्या है, बच्चे कौन सी संज्ञात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं? तो हमारा पहला आंसर इसका अहम भाव, संरक्षण, जीववाद, वस्तु स्थायित्व। तो इसका आ जाएगा जीववाद, हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा? तीसरा वाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 14वें प्रश्न पर। इसमें आ जाएगा कौन सा प्रश्न है, कुछ बच्चे लंबे समय तक घर से दूर रहने के बाद भी घर से दूर होने पर अत्यधिक चिंता का अनुभव करते हैं। वे किससे पीड़ित हो सकते हैं? स्कूल फोबिया से, सामाजिक चिंता से, आचरण विकार से, अलगाव की चिंता से। तो इसका आंसर आ जाएगा चौथा वाला, अलगाव की चिंता से वो पीड़ित रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्ति के आत्म रिपोर्ट उपायों का एक उदाहरण है, कौन सा होगा? MMPI, वाक्यपूर्ण परीक्षण, रोसॉर्क परीक्षण और TAT। तो इसका आंसर आ जाएगा पहला वाला, MMPI के रिपोर्टों उपायों का एक उदाहरण है। दोस्तों ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्नों का संग्रह बहुत ही मुश्किल से किया गया है, तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप करना देखें, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें, इससे आपको आने वाली 8 तारीख से जो परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत मदद मिलेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है हमारा, तीव्र मूड स्विंग निम्न का लक्षण है। पहला है अधिगम अक्षमता, द्विध्रुव विकार, आचरणगत विकार, असामाजिक व्यक्तित्व। तो प्रश्न था तीव्र मूड स्विंग निम्न का लक्षण है, तो पहले वाला आंसर हो देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा द्विध्रुवी विकार। क्या आ जाएगा? द्विध्रुवी विकार। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा करता है? यह व्यक्तिगत विकास की सतत प्रक्रिया है, यह संज्ञात्मक क्षमताओं से संबंधित है, विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है, यह विशिष्ट आयु में होता है। तो ये पहला वाला आंसर आ जाएगा, यह व्यक्तित्व विकास की एक सतत प्रक्रिया है। 18वां प्रश्न है हमारा, किस प्रकार की स्मृति संदर्भ का विशेष ध्यान रखती है? प्रतिष्ठित स्मृति, प्रतिध्वनि स्मृति, प्रासंगिक स्मृति, संवेदी स्मृति। तो हमको प्रतिष्ठा हमारी हमेशा ध्यान रहती है, तो इसका आंसर आ जाएगा पहले प्रतिष्ठित स्मृति, ठीक है। अगला है प्रासंगिक स्मृति, इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? प्रासंगिक स्मृति। अगला प्रश्न है, छात्र कक्षा में दूसरों को परेशान करते हैं, उनके पास प्रकार की सीखने की शैली होने की संभावना होती है। गति संवेदी होती है, स्मरणीय होती है, श्रवण होती है या दृश्य होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा दृश्य नहीं होती है, श्रवण नहीं होती है, गति संवेदी, ये आंसर हो जाएगा पहला वाला। क्या आंसर आ जाएगा? गति संवेदी। अगला प्रश्न है 20वां। दोस्तों 30 प्रश्न आते हैं, तो हम 20 प्रश्न में पहुंच चुके हैं, अगले 10 प्रश्न और बचे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, किसने स्मृति पर एक प्रयोग किया जिसमें बकवास शब्दांश शामिल थे? किसने किया था ये बकवास शब्दांश शामिल है? तो आइए देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारा एबिन घास, एटकिंसन, पोस्नर और काल्किंस। किसने किया था ये कि बकवास शब्द शामिल स्मृति में? तो इसका हमारा पहला वाला आंसर आ जाएगा एबिन घास। 21वां प्रश्न है, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा? तो हमारा आंसर है पहला वाला अब्राहम मास्लो, लेव वाइगोत्स्की, कार्ल रोजर्स
और अल्बर्ट बंडूरा। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा दूसरा वाला, लेव वाइगोत्स्की। क्या आ जाएगा? लेव वाइगोत्स्की। बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लिया गया है। अगला है हमारा प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी क्या है? रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है। यह निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सिफेलोकाउडल, प्रॉक्सिमोटिस्टल, भाग से संपूर्ण तक, पार्ट टू होल। तो इसका आंसर है, हमारा आंसर है तीसरे वाला, प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या आंसर है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां। निम्नलिखित द्वितीयक क्या है? निम्नलिखित द्वितीयक पुनर्बलन का एक उदाहरण है। आइसक्रीम है, पोशाक है, धन है, रस है। तो धन होगा तो दूसरा पुनः बल मिल जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? धन। 24वां प्रश्न है, सामान्यतः कुपोषित बच्चे यहाँ देखे जाते हैं, बिखरे परिवार में, ग्रामीण क्षेत्रों में, इनमें से कोई नहीं, गरीब परिवार में। तो जो परिवार बिखर जाते हैं वो अपने आप गरीब हो जाते हैं, और इन परिवारों में हमको कुपोषित बच्चे देखने को मिलते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बिखरे परिवार में। कौन से परिवार में? बिखरे परिवार में, पहले वाला। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त होता है। तो परिपक्वता के कारण होता है, अभ्यास के कारण होता है, अधिगम के कारण होता है, कि पेरेंट्स फोर्स, पिताजी के फोर्स के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिपक्वता के कारण अपना कौशल प्राप्त करता है। ठीक है, पहले वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखना अगला प्रश्न क्या है हमारा, कि 20वीं शताब्दी के पहले 6 माह के दौरान छात्रों जिनकी पहचान विशेष आवश्यकता रखने वालों के रूप में की गई थी, उन्हें स्कूलों में कुछ या कोई विशेष सेवा नहीं मिली थी। तो औसत से अधिक नहीं मिली थी, कि असाधारण बच्चों को नहीं मिली थी, मानसिक रूप से मंद वाले बच्चों को नहीं मिली थी, गरीब को नहीं मिली थी। तो वो किसको नहीं मिली थी? असाधारण बच्चों को नहीं मिली थी। दूसरा वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला 27वां प्रश्न है हमारा। 27वां प्रश्न रहेगा, छात्र अधिगम का वर्क मॉडल किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कोहलबर्ग के द्वारा किया गया था, कि नील फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, पियाजे के द्वारा, इरेक्शन के द्वारा किया गया था? तो ये तो सभी को मालूम है, नील फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? नील फ्लेमिंग के द्वारा। दूसरा आंसर इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न देखते हैं हम, कि भाषा के उद्गम के दौरान शब्दजाल या जार्गन अवधि इस दौरान होती है। 9 महीने से 1 वर्ष के लिए होती है, जन्म से 3 महीने के लिए होती है, 3 से 6 महीने के लिए, 6 से 9 महीने के लिए। तो इसका आंसर शायद पहला वाला होगा, 9 महीने से 1 वर्ष के लिए, पहले वाला आंसर हो जाएगा। सॉरी नहीं, जिसका आंसर हो जाएगा 6 महीने से 9 महीने तक। चौथा वाला आंसर क्या हो जाएगा? चौथे वाला आंसर 6 महीने से 9 महीने तक भाषा का शब्दजाल देखा गया था। ठीक है ना, शब्दजाल या इस अवधि के दौरान हम भाषा को सीख सकते हैं, 6 महीने से 9 महीने तक। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 29वां प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा माता पिता द्वारा बच्चों को असफलता से निपटने में समर्थन देने और उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है? तो क्या है? पहले वाला ऑप्शन है, उनकी असफलता को भुलाने के लिए बच्चों को किसी अन्य गतिविधि में व्यस्त करने हेतु आरामदायक परिवेश का निर्माण करना, सुनना, सहानुभूति रखना, फिर सीखने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना। अपने बच्चों के लिए परिवेश निर्माण करें जो उन्हें संभावित असफलता या निराशा से बचाए। बच्चों को उनकी क्षमताओं से परे धकेलने या पशु करना, ऐसा तो गलत हो जाएगा। चौथा तो असफलता के लिए गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसका आंसर दूसरा वाला आंसर होगा, जो सुनना, सहानुभूति रखना, फिर सीखने का अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना, ना कि क्षमताओं पर। अगला 30वां प्रश्न है, बिल्कुल आखिरी प्रश्न है। 30वां प्रश्न है हमारा, पूछताछ दृष्टिकोण विधि से शिक्षार्थियों की निम्न के लिए क्षमता का विकास होता है। तो इसका पहला है, एक शिक्षक के अनुभव का उपयोग करना, कम से कम समय में अधिक जानकारी को आत्मसात करना, प्रयोग करना, मौखिक अधिगम को उच्चतम सीमा तक बढ़ाना। तो दोस्तों, यदि हम प्रयोग करेंगे तो पूछताछ दृष्टिकोण विधि से शिक्षार्थियों की निम्न के लिए क्षमता का विकास होगा। तो जितने प्रयोग करेंगे उतनी हमारी क्षमता का विकास होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। दोस्तों, आज हमने प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आने वाली पेडागोजी के 30 प्रश्नों को सॉल्व किया।
दोस्तों हम कल के वीडियो में आपके लिए जनरल मैथ्स, जनरल एनवायरनमेंट और भी पेडागोजी के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।